Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I welcome you all in this session. मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर जो हम बात करने जाने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि एक अमेंडमेंट से रिलेट करती है। आप सब लोगों ने कहीं न कहीं सुना हुआ है कि 2 बड़ी अमेंडमेंट्स जो कि रिपोर्टिंग की दुनिया के अंदर हो गई हैं, वो 2 बड़ी अमेंडमेंट्स हैं आईएफआरएस 18 की अमेंडमेंट और एक आईएफआरएस 19 की अमेंडमेंट। अच्छा, आईएफआरएस 19 की अमेंडमेंट ना आपसे इतनी रेलेवेंट नहीं है। मतलब आईएफआरएस 19 के अंदर हम रिड्यूस्ड डिस्क्लोजर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एक अकाउंटेंट के लिए तो बड़ी काम की चीज़ है, लेकिन आपके लिए कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हो। रिड्यूस्ड डिस्क्लोजर्स की बात है, आपको एक पेज के ऊपर ये पता होना चाहिए रिड्यूस्ड डिस्क्लोजर्स कब और कैसे एप्लीकेबल है। इसको भी हटा दें तो इसका मतलब आपके पास जो मेजर चेंज आके खड़ा हुआ है, वो आपके पास मेजर चेंज आके खड़ा हुआ है आईएफआरएस 18 की वजह से। आईएफआरएस 18 की वजह से हमने कैटेगोरिकली डिस्कस कर लिया था कि आईएफआरएस 18 की वजह से जो सबसे बड़ा चेंज आ रहा है, वो सबसे बड़ा चेंज आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर आ रहा है। यानी आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है या जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है या जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है, अब वो थोड़ी-सी डिफरेंट स्ट्रक्चर हो चुकी है, डिफरेंटली प्रेज़ेंट की जाती है एज़ कंपेयर टू जैसे कि आप पहले किया करते थे। हमने समझा था कि आईएफआरएस 18 की वजह से हुआ क्या कि आपके पीएनएल को 5 कैटेगरीज़ के अंदर तोड़ दिया गया। वो बोला भई सबसे पहले हम बताएँगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, हाँ? तो ऑपरेटिंग कैटेगरी, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग होगा, फिर फाइनेंसिंग होगा, फिर टैक्सेशन होगा, फिर उसके बाद डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होगा। आपने अपने पूरे के पूरे पीएनएल को 5 कैटेगरीज़ के अंदर तोड़ा। अब ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि आपका पूरा पीएनएल 5 कैटेगरीज़ के अंदर टूट गया, तो इसके बाद इन 5 कैटेगरीज़ के आने के बाद से आपने ये मेक श्योर करना है कि जितने भी इनकम्स और एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग कैटेगरी से रिलेट करते हैं, वो ऑपरेटिंग कैटेगरी के अंदर जाएँ। जितने इनकम और एक्सपेंसेस आपकी इन्वेस्टिंग कैटेगरी से रिलेट करते हैं, वो इन्वेस्टिंग के अंदर जाएँ। जितने इनकम एंड एक्सपेंसेस फाइनेंसिंग या टैक्सेशन से रिलेट करते हैं, वो अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर जा रहे हों। इसी लिहाज से आईएफआरएस 18 के लेक्चर के अंदर यानी कंसोलिडेशन के बिगिनिंग के अंदर हमने समझ लिया था आखिरकार कि अब नया फॉर्मेट क्या है और कैसे नज़र आता है और कौन-सी इनकम्स और एक्सपेंसेस किस तरीके से जा रहे होंगे। एक एक स्टैंडर्ड प्रोफार्मा हमने अपने पास देख लिया था। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पता है आईएफआरएस 18 के अंदर एक एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन की बात है, कौन-कौन से खर्चों को खोल-खोल के बताना है, कौन-कौन से खर्चों को बंद करके बताना है। मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स की बात है जो कि आप एपीएम्स के टॉपिक के अंदर पढ़ रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें आईएफआरएस 18 के अंदर कवर्ड है। लेकिन आईएफआरएस 18 आपका कोर ऐसा स्टैंडर्ड है ना जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इफेक्ट आया। तो ना चाहते हुए भी आईएफआरएस 18 के आ जाने की वजह से कुछ चेंजेस आपके बाकी एग्जामिनेबल एरियाज के अंदर भी आ गई। मिसाल के तौर पे अक्सर अब ऐसा हुआ करेगा कि जब भी आपके पास कोई सवाल आया करेगा तो पहले आप सवाल के अंदर जनरली ये लिख दिया करते थे कि यार ये वाला खर्चा या ये वाला गेन जाना चाहिए पीएनएल के अंदर। नाउ इट्स अ बेटर अप्रोच कि आप जब भी कभी कोई आंसर कर रहे हुआ करें, आप जब ये कह रहे हैं कि ये वाला खर्चा या ये वाली इनकम पीएनएल में जानी चाहिए, तो उसके साथ-साथ ये भी बता दें कि पीएनएल की किस कैटेगरी के अंदर जानी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक बेसिक मिसाल देता हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिपोर्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार ये डेप्रिसिएशन जानी चाहिए पीएनएल के अंदर, तो आप सिर्फ ये ना लिखा करिएगा एग्जाम के अंदर कि ये डेप्रिसिएशन जानी चाहिए पीएनएल के अंदर, बल्कि ये भी लिख दीजिए कि ये डेप्रिसिएशन जानी चाहिए पीएनएल की ऑपरेटिंग कैटेगरी के अंदर। स्पेसिफाई करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे आपके पास किसी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मार्क टू मार्केट का गेन आया, तो आप बताइए कि भाई ये इन्वेस्टमेंट्स का मार्क टू मार्केट का जो गेन आया, ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल के तहत पीएनएल के अंदर इम्पैक्ट जाना चाहिए अंडर द इन्वेस्टिंग कैटेगरी। आपने किसी एसोसिएट के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, उस पे से शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हुआ। वो शेयर ऑफ प्रॉफिट जाता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आप बता दीजिए कि वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा, वो इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर जाएगा। आप अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करते हैं, तो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट एक फाइनेंसिंग एलिमेंट है। आप बोल दीजिए कि अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का इम्पैक्ट जाएगा, टाइम वैल्यू का इम्पैक्ट जाएगा पीएनएल के अंदर, लेकिन आप क्लियरली बोल दो जाएगा फाइनेंसिंग कैटेगरी के अंदर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो पहला तो आईएफआरएस 18 के आने की वजह से ये आपके एग्जामिनेबिलिटी या आपके आंसर की अप्रोच के अंदर जरा सा चेंज आ गया। दूसरा ये हुआ कि आईएफआरएस 18 के आने की वजह से आपके एक टॉपिक के अंदर फर्क पड़ा, एक टॉपिक के अंदर चेंज आया, जिस टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हमने अपने ओपनिंग लेक्चर के अंदर सबने पढ़ लिया है कि स्टेट ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाना कैसे होता है।
हाँ, ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाने का एक तरीकेकार था, उसके अंदर आपको कुछ टी अकाउंट्स बनाने होते हैं या आपको कुछ लेजर्स फॉर्म करने पड़ते हैं, कुछ वर्किंग्स करनी पड़ती हैं और अल्टीमेटली ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का सवाल सॉल्व हो जाता है। हम सबको ये बात भी मालूम है कि जब भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाई जाती है तो वो भी 3 हेडिंग्स के अंदर बनाई जाती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बनाने का तो एक ही तरीका होता है, लेकिन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो हेड होता है वो या तो डायरेक्ट मेथड से भी बनाया जा सकता है या इनडायरेक्ट मेथड से भी बनाया जा सकता है। हम सबको ये बात मालूम है कि जब भी एग्जाम के अंदर हम जाते हैं तो 99.999999% चांस होते हैं कि आपके पास कैश फ्लो का जो सवाल आएगा वो आएगा फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। हाँ, तो ज़्यादातर दुनिया के अंदर भी क्या फ़ॉलो किया जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाया जाता है इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए क्योंकि वो आसान होता है और इसी तरह ज़्यादातर एग्ज़ाम के अंदर भी ज़्यादातर क्या आज तक आया ही जो है, वो आया ही है इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू। क्लियर होती है बात ये? अब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाते हैं, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग बनाते हैं और हमारा पूरा ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज़ का सवाल सॉल्व हो जाता है। ये हमने ऑलरेडी बातें पढ़ ली हुई हैं। आज की क्लास के अंदर जो मैं बात करने जाने वाला हूँ ना, इससे पहले कि मैं आपको प्रैक्टिस की तरफ लेके जाऊँ, मैं आपसे जो स्कोर बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कोर बात करना चाह रहा हूँ रीसेंट अमेंडमेंट्स के ऊपर। नाउ देयर आर सम चेंजेस, ऑल्दो माइनर चेंजेस, प्रेजेंटेशन चेंजेस, लेकिन देयर आर सम चेंजेस इन द प्रेजेंटेशन एंड द मेकिंग ऑफ योर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो कि आपको समझना ज़रूरी है आफ्टर द अमेंडमेंट या आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ आईएफआरएस 18। तो वो कौन-कौन सी चेंजेस हैं? मैं आपको 4 चेंजेस गिनवाऊँगा, 4 चेंजेस बताऊँगा जो कि आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज़ के एक्सिस्टिंग फॉर्मेट के अंदर डालनी पड़ेगी। 4 चेंजेस, क्लियर? तो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ ज़रा सुनिएगा। Following are the changes which are applicable to the preparation and presentation of statement of cash flows after implementation of IFRS 18। 4 चेंजेस हैं, बस ये 4 चेंजेस और बड़ी बेसिक चेंजेस हैं। इसके अंदर कोई ऐसी चीज चेंज नहीं है जिसके लिए आप बोले हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह अब मैं क्या करूंगा। कोई ऐसे चेंज नहीं है, बेसिक सी चेंज है। हाँ, सबसे पहला, हम सब लोगों को याद है कि हम जब भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाया करते थे तो मैंने आपको बोला था इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाया जाता है तो इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ही ये होता है कि हम अपने पीएनएल को उल्टा खोल रहे होते हैं, उल्टा खोल रहे होते हैं। तो हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो पीएनएल की बॉटम लाइन से स्टार्ट करते हैं और फिर खोलते 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 हम पूरा पीएनएल ऐसे खोल देते हैं कि सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश इनकम्स हट जाते हैं और हमारे पास खालिसतन वो पैसा आ जाता है विच इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो लास्ट टाइम जब बचपन के अंदर आप मेरे साथ आईएएस 7 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पढ़ा करते थे तो वहां पे मैंने आपको हमेशा समझाया था कि कंट्रोलेबल प्रॉफिट से आपने हमेशा स्टार्ट करनी है अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। आप स्टार्ट किया करें प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस से अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पुराने जमाने के अंदर यानी आज से एक दिन पहले तक यानी आज से 1 मिनट पहले तक आप हमेशा अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का लेक्चर या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का सवाल स्टार्ट कहां से किया करते थे? प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन से स्टार्ट किया करते थे, पीबीटी से स्टार्ट किया करते थे। अब आईएफआरएस 18 की अमेंडमेंट के बाद आईएएस 7 के अंदर क्लियरली लिख दिया, यानी अब एम्बिग्विटी कोई है ही नहीं, कोई चॉइस है ही नहीं। एग्जामिनर आप सॉरी स्टैंडर्ड आपको ये बोलता है कि आज के बाद से जब भी कोई इंसान कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेगा और खालिसतन हम क्या बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, तो जब भी कोई इंसान इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएगा तो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के बजाय वो स्टार्ट करेगा अपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक कैटेगरी आ गई है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक कैटेगरी आ गई है ना आपके पास। तो क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक कैटेगरी आ गई है आपके पास आपके पीएनएल के अंदर, तो इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाला करेंगे। यानी अब स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि देखो तुम्हारे पास तुम्हारे पीएनएल के अंदर एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, लेकिन दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू कैश। मिसाल के तौर पे एक कंपनी ने $1 मिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया। ये $1 मिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग कैश के बराबर नहीं है, क्योंकि आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर बहुत सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस या बहुत सारी नॉन कैश इनकम्स शामिल हैं। तो इन सारी नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम्स और क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट सेल्स सबको एडजस्ट करके हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल के दिखाएं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि आप अपना स्टार्ट जो करेंगे सवाल वो
टैक्सेशन कैटेगरी से पहले, फाइनेंसिंग कैटेगरी से पहले, इन्वेस्टिंग कैटेगरी से पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को स्टार्ट करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को स्टार्ट करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात? ये बात समझ में आती है? अगर आपको मेरा ये पॉइंट नंबर 1 समझ में आता है ना, तो पॉइंट नंबर 1 से डायरेक्टली लिंक्ड है। पॉइंट नंबर 1 से डायरेक्टली लिंक्ड है पॉइंट नंबर 3। क्या बोल रहे हैं हम? हम बोल रहे हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेमेंट्स मस्ट बी क्लासिफाइड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड देयरफॉर रिपोर्टेड अंडर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैं आपको बताता हूं क्या कह रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है ना, तो उसको याद है कि मैंने आपको हमेशा से सिखाया था कि आप अपना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की वर्किंग स्टार्ट करना पीबीटी से, हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ये ओल्ड वर्जन बता रहा हूं, ये ओल्ड वर्जन बता रहा हूं, पहले ऐसे होता था। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के वो क्योंकि हमने कन्वर्ट करना था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, तो आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि एक जगह तुम इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक करना। अब आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज अगर बचपन में भी पढ़ा हुआ है ना, तब भी आपको याद है ये, हाँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टार्ट होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। और क्योंकि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो वाला फिगर है जिसके अंदर से इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी लेस हुआ हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी लेस हुआ हुआ है, इससे पहले पीएनएल बनाते वक्त इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी पहले लेस हुआ हुआ है। तो क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले ऑलरेडी लेस हुआ हुआ है, तो मैं आपको समझाता था कि पीबीटी में एक बार इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक कर देना, ठीक है ना। और फिर कहीं ना कहीं आपको आगे चल के ये भी बताया था कि आगे चल के इंटरेस्ट पेड को लेस कर देना। बताया था या नहीं बताया था? बात समझ में आती है? याद है ना तुम लोगों को? क्योंकि हम पहले जमाने के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अपना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टार्ट करते थे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो प्रॉफिट होता था जिसके अंदर से सिर्फ टैक्स लेस नहीं हुआ हुआ, बाकी सब हुआ हुआ है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट भी लेस हुआ हुआ है। क्योंकि इसमें इंटरेस्ट लेस हुआ हुआ है और हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो तक आना होता था, तो हम क्या करते थे कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले ऑलरेडी पीएनएल में से लेस हुआ हुआ होता था ना, उसको एक बार ऐड बैक करते थे। ऐड बैक करने का मतलब क्या हुआ कि एक बार लेस होने वाली चीज को हमने ऐड बैक कर दिया, तो इसका मतलब इसका इंपैक्ट ऑफसेट हो गया। और फिर कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरेस्ट पेड को लेस किया करते थे, इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक किया करते थे, इंटरेस्ट पेड को लेस किया करते थे। क्लियर होती है बात ये? अब बेटा खूब समझ लो। आज के जमाने के अंदर पहली लर्निंग ये हो गई, आज के जमाने के अंदर पहली लर्निंग ये हो गई कि आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टार्ट ही किससे होगा? आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टार्ट होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। सुन रहे हो मेरी बात? नहीं सुन रहे? आज के जमाने के अंदर आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टार्ट ही किससे होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। अच्छा, क्योंकि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही अपना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टार्ट करोगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट लेस नहीं हुई भी होती। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट लेस नहीं हुई भी होती। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट लेस नहीं हुई भी होती, तो ऐड बैक भी नहीं करेंगे। भाई, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट एक्सपेंस कभी लेस हुआ ही नहीं है। आपको पीएनएल का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। देखें, आपको पीएनएल का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। पीएनएल के स्ट्रक्चर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद फाइनेंसिंग कॉस्ट आती है, फाइनेंसिंग एलिमेंट्स आते हैं, और उसके बाद कहीं जाके आगे चीज बढ़ रही होती है। तो बेटा खूब समझ लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट लेस हुई भी नहीं होती, ये तो होता ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो इसका मतलब जब कोई चीज लेस ही नहीं हुई भी, तो मुझे ये वाला स्टेप भी नहीं करना पड़ेगा। मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस को कभी ऐड बैक भी नहीं करूंगा। क्लियर होती है बात? ये डन है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं ना, पहला पॉइंट क्या लिख रहा हूं जरा सुनना। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस ही नहीं हुआ हुआ होता,
देयर फॉर अब एड बैक भी नहीं होगा। देयरफॉर अब ऐड बैक भी नहीं होगा। बात समझ में आती है सब लोगों को? मुझे ओके कर दें, सब लोगों को बात समझ में आती है? पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि अब हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक करने वाला काम नहीं किया करेंगे, नहीं किया करेंगे, नहीं किया करेंगे। सब लोग ओके की रिपोर्ट दे दें भाई मुझे। क्लियर हो गई बात ये? एक और बात समझ। जब आपने मुझसे IAS 7 का स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पढ़ा था ना, तो उसके अंदर एक बात आपको हम समझाते थे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए इंटरेस्ट पेड को, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए इंटरेस्ट पेड को कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से लेस कर देना, ताकि खालिसतन खालिसतन ये पता लग जाए कि आखिरकार तुम्हारे पास कितना पैसा है अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी ना चाहती हुई ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए। याद है पहले जमाने के अंदर जब भी हम आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पढ़ाया करते थे, तो हमने आपको बोला था कि इंटरेस्ट पेड को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से ही लेस करना। अच्छा बाय द वे IAS 7 के अंदर ना इजाजत थी कि इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड्स पेड को अगर कुछ कंपनीज चाहें तो इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड को दोनों को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से लेस करके दिखा सकती थी। अच्छा जैसे यूके गैप के अंदर डिविडेंड पेड भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से लेस होता था। ये पहले चॉइस थी IAS 7 के अंदर। IFRS 18 आने के बाद IAS 7 अमेंड हो चुका है। और आज की तारीख में क्लियरली IAS 7 IFRS 18 आने के बाद कहता है कि अब चाहे इंटरेस्ट पेमेंट्स हो, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप सब लोग समझते हैं इस बात को। इंटरेस्ट पेमेंट्स का मतलब आप ऐसे समझ लें, आपका कॉस्ट ऑफ डेट KD। याद है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में पढ़ते हैं ना KD। हाँ, तो चाहे इंटरेस्ट की पेमेंट हो, चाहे डिविडेंड की पेमेंट हो, यानी कंपनी की या तो कॉस्ट ऑफ डेट हो या तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो। कॉस्ट ऑफ डेट, डेट रेस करने की कॉस्ट क्या होती है? फाइनेंस, फाइनेंस कॉस्ट भरनी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी रेस करने की कॉस्ट क्या होती है? आपने सामने वाले को कैपिटल गेन या डिविडेंड्स देने होते हैं। डिविडेंड्स का फाइनेंशियल इंपैक्ट आपकी कंपनी के ऊपर पड़ता है। तो कह रहे हैं चाहे KD हो या चाहे KE हो, ये दोनों के दोनों सोर्स ऑफ फाइनेंस है। हाँ, चाहे डेट हो चाहे इक्विटी हो, ये दोनों के दोनों सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं। तो चाहे कॉस्ट ऑफ डेट आए या चाहे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आए, इन दोनों का इंपैक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब चाहे इंटरेस्ट पेमेंट्स हो या डिविडेंड पेमेंट्स हो, दे विल ऑलवेज बी क्लासिफाइड अंडर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पहले इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से लेस होती थी, अब कहां से लेस होंगी? लाजिम तौर के ऊपर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से लेस होंगी। ये दूसरा मेजर चेंज है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं यहां लिख देता हूं आपकी खातिर। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेमेंट्स यानी KD एंड KE बोथ आर फाइनेंसिंग impacts, therefore will be classified under financing category only। बताइए बात समझ में आती है आपको? तो दो बातें इस पॉइंट के अंदर समझाई। पहली बात तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप ऐड बैक नहीं करना, क्योंकि लेस ही नहीं हुआ, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने पॉइंट नंबर 1 के अंदर पढ़ लिया। दूसरी बात ये कि इंटरेस्ट पेमेंट्स अब कभी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नजर नहीं आएंगी। इंटरेस्ट पेमेंट डिविडेंड पेमेंट्स के साथ, आपको याद होगा मैं पहले जमाने के अंदर भी ये डिस्कशन पॉइंट बताता था कि लोग कहते हैं कि डिविडेंड्स पेड तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है, लेकिन इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नजर आ रहा होता था। यानी फाइनेंस लेने की एक कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नजर आती थी और एक कॉस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर नजर आती थी। ये एक मिसमैच था। IAS 7 के अंदर पहले ये मिसमैच था, बल्कि रादर एक चॉइस थी जो कि गलत यूटिलाइज हो रही थी। आज के जमाने के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट्स और डिविडेंड पेमेंट्स दोनों ही फाइनेंसिंग एलिमेंट माने जाते हैं, खास तौर पे IFRS 18 के अमेंडमेंट के बाद। तो दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर नजर आएंगे। मुझे बोले बात समझ में आती है आपको? ओके की रिपोर्ट है?
सब लोग कंफर्म करें, बात समझ में आती है? अच्छा, किसी का कोई सवाल है तो प्लीज लिख के पूछिए, जरूर पूछिए। सब लोग बेटा जल्दी जल्दी कंफर्म करना है। अच्छा, ओके जो है ना, ओके लिखने का तरीकेकार हमारे यहाँ ये है कि दो बटन होते हैं, ओ और के, ये प्रेस करने जरूरी हैं। हाथ तो खराब नहीं हो जाएंगे आपके, करें। डन हो गई भाई, बात बात समझ में आती है? तो हमारे ये दो मसले हल हो गए। क्लियर है भाई? ओके। मोहम्मद बिन अर्शिद आप कुछ कह रहे हैं, जरा बताइए अगर आप कुछ कह रहे हैं तो। ओके हो गया? जल्दी जल्दी बता दें। हाँ भाई, मोहम्मद बिन अरशद बता दे यार। ओके ओके भाई, चलो डन हो गया। तो हमारी दो बातें तो मुकम्मल हो गई। तीसरी और चौथी बात कर लेते हैं, जरा सेकंड वाली बात को देख लेते हैं। पहले एक जगह स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर लिखा हुआ आता था, कैश जनरेटेड फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेशंस। अगर किसी को भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का पुराना फॉर्मेट याद है ना, तो सेकंड लास्ट पॉइंट होता था ये, कैश जनरेटेड फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेशंस। सेकंड लास्ट पॉइंट होता था। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट्स और टैक्सेशन की पेमेंट्स लेस करते थे। अच्छा, इंटरेस्ट पेमेंट्स तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई, वो तो चली गई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो बचा क्या? सिर्फ टैक्स का कैश फ्लो जो है लेस होना। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से दो चीजें लेस होती थी। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से दो चीजें लेस होती थी, इंटरेस्ट पेमेंट्स और डिविडेंड पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स तो चली गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन गई। तो बचा क्या? सिर्फ टैक्सेशन का आउटफ्लो बचा। तो क्या कहते हैं? कहते हैं द टर्म कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस या यूज्ड इन ऑपरेशंस, अगर नेगेटिव साइन होता था तो यूज्ड इन बोलते थे, इज नाउ रिप्लेस्ड विद द टर्म कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर इनकमिंग टैक्सेस। नाम इसका चेंज कर दिया गया है। इसका नाम क्या रख दिया गया है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर इनकम टैक्सेस। जाहिर सी बात है, उसके अगर ये बिफोर इनकम टैक्सेस है तो इसके बाद होगा आफ्टर इनकम टैक्सेस। यानी आपने क्या करना होगा? इसके नीचे से लेस करना होगा इनकम टैक्स, इसके नीचे से लेस करना होगा इंटरेस्ट पेमेंट्स, हट गई, इसके नीचे से लेस करना होगा इनकम टैक्स, और फिर आपके पास वही आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे क्या आता था, जैसे क्या आता था। क्लियर होती है बात ये? तो पहला चेंज हो गया। दूसरा चेंज सिर्फ नाम का चेंज है। सर अगर नेगेटिव अमाउंट आएगी तब भी यही लफ्ज लिखेंगे, अगर नेगेटिव अमाउंट आएगी तब भी यही लफ्ज लिखेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर इनकम एंड इन टैक्सेस। यहां पे कोई और नाम नहीं है, कोई और नाम IS7 डिफाइन नहीं करता। तो रेहान, वेरी गुड क्वेश्चन, अगर नेगेटिव आएगा तब भी यही नाम लिखेंगे। क्लियर हो गई बात ये? डन। ओके की रिपोर्ट है भाई, सब लोग जरा मुझे बता दें 1 2 3 .1 2 3 ओके हो गया? डन, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। लास्ट चीज है, वो लास्ट चीज इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन पहले जमाने के अंदर अगर ये नहीं भी लिखा हुआ था IS7 के अंदर तो आप क्लियरली लिख दिया गया है, ये बात खूब समझ लीजिएगा बेटा। क्या कह रहे हैं भाई? इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीट्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीट्स। अच्छा, आपको इंटरेस्ट रिसीव कब हो सकता है? आपने किसी और कंपनी का बॉन्ड खरीदा हुआ होगा, या किसी और कंपनी को एक लोन दिया हुआ होगा, उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। या फिर डिविडेंड रिसीव्स, आपको कब डिविडेंड मिल सकता है? आपको कब डिविडेंड मिल सकता है? आपको तभी डिविडेंड मिल सकता है जब आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए होंगे। हाँ। अच्छा, मोहम्मद बिन अरशद ने खामखाई की बात की है सर, शॉर्ट। अच्छा, अब टाइम, बहुत अच्छी बात की। मोहम्मद बिन अरशद ये बोल रहे हैं सर, पॉइंट नंबर 2 का कोई शॉर्ट लिख सकते हैं आप? अबे इससे शॉर्ट क्या करूं? शॉर्ट इससे क्या करूं? मैंने सिर्फ बोला एक नाम के बजाय दूसरा नाम यूज करना है, इसमें शॉर्ट क्या करूं? हाँ, खाओ खाई में एक्सट्रैक्ट मेरी जान, देखो अभी तुमने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बोला था कि तुमने कैश फ्लो नहीं पढ़ा हुआ, बोला था ही नहीं बोला था? जब नहीं पढ़ा हुआ तो देख तेरे को नहीं आएगा ना फॉर्मेट। ऐसा नहीं करना यार, पूरी क्लास देखो तुम्हारी इधर उधर हो जाएगी जान, इस तरह नहीं करो। और अभी मैं एक सवाल कराऊंगा ना, एक सवाल कराऊंगा ना, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। देखो, जो चीज़ तुमने पढ़ी भी नहीं है ना, अगर तुमने कोई चीज़ पढ़ी भी नहीं है तो तुम्हारा एक्सट्रैक्ट वो बन ही नहीं सकता उसका। ठीक है ना? तो थोड़ा सा पेशेंस अपने ने रखना होगा, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा क्लियर। चलो जरा, कहाँ था भाई मैं? हाँ, अब आ जाते हैं चौथी चीज के ऊपर। क्या था बेटा? इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीट्स। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीट्स। इंटरेस्ट कब मिलता है आपको? जब आपने किसी की बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ होगा। या आपको डिविडेंड कब मिलते हैं? जब आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए होंगे। और डिविडेंड कैसे मिलेगा आपको? आपने किसी और कंपनी के डिविडेंड, सॉरी, शेयर्स खरीदे हुए होंगे, उस वो कंपनी डिविडेंड इशू करती होगी, आपके पास भी आ जाता होगा। तो
इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको मिल ही तब सकता है जब आपने किसी के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ हो, या लोन नोट्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ हो, या किसी की शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ हो। तो काम की बात यह है कि भाई इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीट्स आपको मिल ही तब सकती हैं जब आपने इन्वेस्ट किया हुआ हो। देयरफॉर IAS 7 अब खुल के कह रहा है इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीट्स हमेशा विल बी क्लासिफाइड एज अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, विल ऑलवेज बी क्लासिफाइड एज अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसका मतलब क्लियर बात हो गई भाई, क्लियर बात हो गई। पहला रूल हमने क्या पढ़ा? अच्छा, रिपीट इट आफ्टर मी, रिपीट इट आफ्टर मी। जहां भी बैठे हुए लेक्चर सुन रहे हो ना, मेरे साथ साथ रिपीट करो, बार बार रिपीट कर लो, ताकि एक बार जहन के अंदर बैठ जाए। ठीक है ना? पहली बात, आज के बाद, बोलो बोलो बोलो, आज के बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट होगी। कॉमन सेंस की पहली बात होगी। स्टार्ट कहां से होगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। अच्छा, अगर आज के बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसके अंदर से इंटरेस्ट ऑलरेडी लेस नहीं हुआ हुआ। अगर इंटरेस्ट ऑलरेडी लेस नहीं हुआ हुआ तो फिर एडबैक भी नहीं होगा। कॉमन सेंस की बात है बेटा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, देखो कल को ऐसा हो सकता है कि तुम भी किसी को पढ़ा रहे हो। तो जब अल्लाह ना करे, अगर तुम भी किसी को, आप समझ गए ना अल्लाह ना करे मैं क्यों कह रहा हूं। तो अगर अल्लाह ना करे तुम भी किसी को पढ़ा रहे हो, तो तुम कॉमन सेंस से ही पढ़ाओगे ना। तो कॉमन सेंस से खुद सीखो कॉमन सेंस से। पहली बात, हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। अब क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अच्छा कोई मुझसे पूछे सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही क्यों स्टार्ट करेंगे? कॉमन सेंस है। हम हेड कौन सा बना रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ, तो अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे हैं, इसका मतलब हम अपने ऑपरेशन से हमने कितना कैश जनरेट किया वो निकालना चाह रहे हैं। हमने ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट किया हम वो निकालना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें अपने ऑपरेशंस का कैश पता करना है, तो स्टार्ट भी अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही करना चाहिए, है? तो स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस नहीं हुआ हुआ होता तो अब एड बैक भी नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि सर ने क्लियर बता दिया, इंटरेस्ट की पेमेंट हो या डिविडेंड की पेमेंट हो, ये दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी हैं, हमेशा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर नजर आएंगी आज के बाद से। ये क्लियर? अच्छा, जिस बच्चे ने जरा सी भी कैश फ्लो पढ़ी हुई ना, जिंदगी में जरा सी भी कैश फ्लो पढ़ी हुई है, उसको ये बात याद थी। अभी देखो तीसरा पॉइंट लॉजिक से है। जिस बच्चे ने जिंदगी में जरा सी भी कैश फ्लो पढ़ी हुई है, उसको याद होगा कि एक लाइन आइटम लिखा हुआ आता था, कैश जनरेटेड फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेशंस। ये सेकंड लास्ट लाइन आइटम होता था, जिसके बाद इंटरेस्ट और टैक्सेशन पेमेंट्स लेस होती थी। अब इंटरेस्ट पेमेंट्स तो चली गई फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। हाँ, तो इसका मतलब अब कहना ये चाहिए, अब ये नहीं कहा करेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेशंस, बल्कि ये कहा करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर इनकम टैक्सेस। सही, बिफोर इनकम टैक्सेस। अच्छा, इस वाले पॉइंट पे ना मैं जोर इसने इतना भी नहीं देता, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत नाम गलत वलत भी लिख दिया तो इंशाल्लाह ताला मार्क्स कोई नहीं कटेंगे आपके, मार्क्स कोई नहीं कटेंगे। तो सेकंड वाला पॉइंट की वेटेज हल्की है। हाँ, ये बात जरूर याद रख लो कि आखिरी पॉइंट के अंदर हमने कह दिया था कि कैश, अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करोगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हाँ, और जब मैं आपको समझा रहा था कि इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट केडी या केई दोनों एक फाइनेंसिंग एलिमेंट्स हैं, फाइनेंसिंग एलिमेंट्स को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो में शो करना चाहिए, तो फिर मैं ये बात भी कह रहा हूं कि अगर कभी डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा, तो ये दोनों इन्वेस्टिंग एलिमेंट्स हैं और इनको इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर ही शो करना चाहिए है। क्लियर होती है सबको ये बात? मुझे मेरे बच्चों एक बार ये सब लोग क्लियर कर दो कि ये बात समझ में आती है। सब लोग क्लियर कर दो ये बात समझ में आती है, ओके की रिपोर्ट है। डन। ये सब होगा कैसे ना, ये मेरा काम है, आपकी टेंशन नहीं है, मैंने आपको करवाना है, लेकिन बजाते खुद समझ में आता है IAS 7 की अमेंडमेंट्स क्या कह रही हैं। क्लियर? आगे आ जाते हैं। अच्छा, एक बात ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मैं बार बार इस बात को री कर देता हूं ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे आपके दिमाग में। और ये SBR के अंदर एक डिस्कर्सिव पॉइंट भी हो सकता है। यू शुड बी ऑलवेज बी अवेयर। क्या? It is important to understand that although operating, investing, or financing terms are also used in P&L, but they are not necessarily the same. They do not include same items. समझ लें, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का नाम P&L में भी इस्तेमाल किया जाता है और कैश फ्लो में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों का मतलब और मकसद एक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा अकाउंटिंग इम्पैक्ट हो जो कि कैश फ्लो के अंदर इन्वेस्टिंग बनता हो, लेकिन P&L के अंदर ऑपरेटिंग बनता हो।
पीएनएल के अंदर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का ताल्लुक इस बात से है कि क्या उस इनकम या एक्सपेंस का ताल्लुक आपकी बिजनेस एक्टिविटी से है या नहीं है। कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग का ताल्लुक इस बात से है कि क्या वो कैश बजाते खुद आपने शॉर्ट रन के अंदर इस्तेमाल किया है या लॉन्ग रन के अंदर इन्वेस्ट किया है, वो पैसा किस मद में इस्तेमाल किया है। ये दो अलग अलग बातें हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई नॉन करंट एसेट परचेज करते हैं, तो नॉन करंट एसेट को परचेज करना इज अ सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट एसेट को जब भी आप परचेज करते हैं, अपने रोजमर्रा के पैसे से तो परचेज नहीं करते ना, अपने बड़े पैसे से परचेज करते हैं, तो वो बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इनटू द बिजनेस, एंड देयरफॉर फ्रॉम अ कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ, लेकिन उस नॉन करंट एसेट की परचेज के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आई, क्योंकि वो नॉन करंट एसेट बिजनेस की प्रोडक्ट बनाने के अंदर इस्तेमाल हो रहा था, तो जो भी डिप्रिसिएशन आएगी वो पीएनएल के अंदर एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी पीएनएल के अंदर ऑपरेटिंग कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई हो रही होगी। मानते हैं आप लोग इस बात को? मिसाल के तौर पे तुमने अपनी एक मशीनरी बेच दी और उस मशीनरी के बेचने के ऊपर तुम्हें गेन ऑन डिस्पोजल हो गया, तो गेन ऑन डिस्पोजल बजाते खुद, गेन ऑन डिस्पोजल या मशीनरी को बेचना बजाते खुद एक डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो बजाते खुद, आप कभी भी किसी मशीनरी को बेचोगे ना, तो आपने ये एक एक बड़ा काम किया है। आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा, यानी आपने जिस मशीनरी के अंदर इन्वेस्ट किया था उसको बेचा, या आपने बड़ा काम किया है। तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से आने वाली प्रोसीड्स बड़ी होंगी। इन बड़ी प्रोसीड्स को आप इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर शो करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन मिसाल के तौर पे इस मशीनरी को बेचने के ऊपर जो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ, वो जाता है ऑपरेटिंग कैटेगरी ऑफ पीएनएल के अंदर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो ऑल्दो दोनों पीएनएल और कैश फ्लोज के अंदर एक जैसे नाम आपको नजर आते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैटेगरीज, बट दैट डज नॉट मीन कि दोनों का आपस में कोई गहरा ताल्लुक है। ऐसा हो सकता है कि कोई आइटम यहां पे कहीं और नजर आ रहा हो और वहां पे कहीं और नजर आ रहा हो। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये क्लियर रहनी चाहिए, इसका सवाल मेरे को जिंदगी में दूसरी बार नहीं चाहिए। क्लियर होती है बात ये? डन। ऐसा हो सकता है कि एसबीआर के एग्जाम के अंदर आप जाएं और आपका एग्जामिनर आपको बोल रहा हो कि आपका ट्रेनी अकाउंटेंट है, आपका जूनियर अकाउंटेंट है, या कोई एथिक्स का सिनेरियो ऐसा बन जाए जिसके अंदर आपको यही वाली बात एक्सप्लेन करनी पड़े कि भाई दोनों कैटेगरीज का कोई आपस में इंटरलिंक नहीं है, दो सेपरेट स्टेटमेंट्स हैं ये। क्लियर हो गई बात ये? डन। मुझे सब लोग कंफर्म कर दें, अगर यहां तक बात सब लोगों को ये हैंडआउट समझ में आता है, देन वील बी मूविंग टुवर्ड्स सम प्रैक्टिस। ओके जी, डन हो गया। वेरी गुड, एक्सेलेंट मेरे दोस्तों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अक्सर आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं ना कि सर ये आने वाली अटेम्प्ट के अंदर कौन सा ऐसा एरिया है जो कि एग्जामिन हो सकता है। मुझे इस कपल ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए मेरे को बहुत हाईली चांसेस लग रहे हैं कि आने वाली इस अटेम्प्ट या इसके बाद वाली अटेम्प्ट के अंदर लाजिम है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के ऊपर सवाल मिलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो गया ना। क्योंकि फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो गया तो इसके ऊपर सवाल बनता है, इसके ऊपर सवाल बनता है, आएगा। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इसके ऊपर सवाल जरूर आएगा, और क्योंकि मुझे लगता है कि सवाल जरूर आएगा तो मैं इसके ऊपर सवाल करवा भी रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपके सामने एक सवाल करवा रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते हैं सवाल सही हो जाए हमसे। सवाल देखते हैं जरा। अच्छा, सवाल की ना पहले रिक्वायरमेंट दिखा देता हूँ आपको। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह ही लेंगे, लेकिन स्टाइल वही है जो कि एग्जाम के अंदर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है आपके एग्जाम के अंदर 30 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर मेजोरिटी अक्सर थ्योरी होती है। ये 12 मार्क्स का एक एक्सट्रैक्ट है जो कि मैं आपको करवाने जा रहा हूं, जो कि हो सकता है आपके भी एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 1 का 12 मार्क का पहला पार्ट हो। इसके अंदर एग्जामिनर कह रहा है प्रिपेयर द ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोट्स फॉर लवी for the year ended 31st December 20x8 in accordance with IS 7। IS 7 के मुताबिक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आपने बनानी है। IS 7 के मुताबिक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आपने बनानी है लवी कंपनी के लिए फॉर द ईयर एंडेड 31st December 20x8। क्लियर? सवाल कैसा है जरा देखो। एग्जामिनर कह रहा है भाई लवी लवी डवी सवाल है। एग्जामिनर कह रहा है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। आपको पता है आजकल आपके पास प्री पॉपुलेटेड सवाल आता है। Extracts of draft statement of cash flows for the year ended 31st December 20x8 prepared by a trainee accountant for Lavi are as follows।
आप जैसे किसी ट्रेनी अकाउंटेंट ने एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का ड्राफ्ट बनाया हुआ है, लाजिम तौर के ऊपर कुछ ना कुछ भंड मारा हुआ होगा और वही भंड हमने पकड़ना होगा। हाँ, आपके सामने एक एक्सेल शीट एग्जामिनर ने आपको प्रिपेयर करके दी है, इसको ज़रा आप गौर करिए और अगर कोई दिमाग में बात आए कि सर ये सही नहीं है, ये सही है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके सामने एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x8 ट्रेनी अकाउंटेंट ने ईमेल करी है, आपको भेजी है। इसके अंदर आप देखते हैं सबसे पहले उसने एक हेड बनाया जिसका नाम रखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल सही किया। उसने अपना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हेड स्टार्ट किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 387,000। अच्छा, बाय द वे क्या सही किया या गलत किया? ट्रेनी अकाउंटेंट ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अपनी वर्किंग स्टार्ट करी, सही किया या गलत किया? बिल्कुल सही किया। आपको पता है अभी-अभी हम बिल्कुल सही काम किया है, मतलब पढ़ा लिखा था ना, हमसे क्लास ले रहा था। तो उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से सवाल को स्टार्ट किया। फिर उसने क्या किया, उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करना स्टार्ट करी। कुछ एडजस्टमेंट्स क्या की, उसने मिसाल के तौर पे डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया अपने प्रॉफिट के अंदर। डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है ना, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर देना चाहिए, नॉन कैश इनकम्स को लेस कर देना चाहिए, उसने वही किया। डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया, बिल्कुल सही किया। क्लियर होती है बात? तो बिल्कुल सही किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को इसने ऐड बैक कर दिया। इसके बाद देखो, इसके बाद कहता है भाई एक जगह आया था लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने इस साल बेचा और इस साल जो हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचा उसको बेचने के ऊपर लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया। आपको पता है लॉस ऑन डिस्पोजल एक नॉन कैश इंपैक्ट होता है। क्योंकि लॉस ऑन डिस्पोजल एक नॉन कैश इंपैक्ट होता है तो इसको ऐड बैक कर देना चाहिए, इन्होंने ऐड बैक कर दिया। बात समझ में आती है? बिल्कुल सही काम किया। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि भाई एक और चीज है जो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पहले पढ़ी हुई थी आपकी ट्रेनिंग अकाउंटेंट ने, तो आपकी ट्रेनिंग अकाउंटेंट ने बोला भाई कोई मसले की बात ही नहीं है, हमेशा इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक किया जाता है, आगे चल के लेस वेस मार देंगे। उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ऐड बैक कर दिया 25 का। अब मुझे पहली बात आपसे सवाल ये करना है कि आपको कोई मसला नजर आ रहा है सवाल के अंदर? देखिए एग्जाम के अंदर भी यही सवाल चल रहा होगा। हाँ, सवाल चल रहा होगा, इस सवाल के अंदर ऐसे ही मसले आ रहे होंगे, सवाल से ही पढ़ोगे जवाब अच्छा करोगे, कोई मसला? सर मेरे को पता है सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि आपने सवाल को स्टार्ट किया ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो क्योंकि सवाल को ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट किया है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कभी लेस हुआ हुआ ही नहीं होता ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से। तो जब कोई लेस ही नहीं हुआ हुआ होता तो ऐड बैक करने की क्या जरूरत है? नहीं करेंगे। सही है, तो इसका मतलब ये गलती है, हम इसको सुधारेंगे जब करेक्शन करेंगे। तो आगे आ जाए। इसके बाद इन्होंने दिखाया कि भाई आप फाइनली आ गए 471 के ऊपर। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के ऊपर आए। यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमने इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज देखा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स देखा, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स देखा, यानी वर्किंग कैपिटल की सारी एडजस्टमेंट्स करी। हमारे पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर इनकम टैक्सेस। सही किया है, नाम सही लिखा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर इनकम टैक्सेस। क्योंकि इसके बाद एक ही चीज लेस हो सकती है मैक्सिमम, क्या? इंटरेस्ट? नो। क्या? टैक्स पेमेंट्स। टैक्स पेमेंट्स लेस होंगी, टैक्स पेमेंट्स लेस होने के बाद फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। तो क्या इसने नाम सही इस्तेमाल किया? बिल्कुल नाम सही इस्तेमाल किया। क्लियर होती है बात? ये तो भाई बिल्कुल सही काम किया, कोई गलत काम नहीं किया इन्होंने। इसके बाद आते, इसके बाद आप चल के देखें तो इसके बाद एग्जामिनर ने बोला टैक्स की पेमेंट कोई नहीं है, टैक्स की पेमेंट कोई नहीं है। अब या तो टैक्स की पेमेंट मिसिंग है या टैक्स की पेमेंट कोई है ही नहीं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर ऐसा कैसे हो सकता है कि टैक्स की पेमेंट नहीं है? भाई वो ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे टैक्सेशन नहीं है। या हो सकता है इसने मिस कर दिया हो, टैक्स की पेमेंट हो लेकिन इसने मिस कर दिया हो, एडजस्टमेंट्स में जाके पढ़ लेंगे। क्लियर? इसके बाद इसने क्या किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हेड बनाने के बाद इसने लिखा भाई कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के हेड में इसने क्या किया, सबसे पहले लिखा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बल्कि अभी याद है ना, हमने देखा भी था, देखो लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आया था ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बिका था। जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बिका था तो उसके बिकने से कोई ना कोई पैसे भी आए होंगे, तो इसने क्या बोला, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 18,000 एज अ पॉजिटिव शो किया इसने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। अच्छा सही किया है या गलत किया है? जल्दी जल्दी बताना है, सही या गलत? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टिंग कैटेगरीज के अंदर दिखाया, बिल्कुल सही किया है भाई। जरूरी थोड़ी अब हर बार मैं पूछूं तो कुछ गलत ही किया हो भाई, सही किया है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है पेमेंट मेड टू एक्वायर सब्सिडरी 273,000।
यही आता था ना लिखा हुआ, पेमेंट टू एक्वायर सब्सिडरी 273, यही लिखा हुआ आता था ना। यही लिखा हुआ आता था। यही लिखा हुआ आता था या मैंने पढ़ाया था कुछ और लिखा हुआ आता था यहाँ पे? पेमेंट मेड टू एक्वायर सब्सिडरी। आप जरा सा याद करें अपना लेक्चर। हमने आपको बताया था पेमेंट मेड टू एक्वायर सब्सिडरी नहीं, हमने बोला था नेट कैश पेड टू एक्वायर एस कंपनी। नेट कैश पेड टू एक्वायर एस कंपनी। याद आ रही है बात या नहीं आ रही? नेट कैश पेड टू एक्वायर एस कंपनी। नेट कैश पेड का मतलब क्या होता था? जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है कैश फॉर्म के अंदर एस कंपनी को एक्वायर करने के लिए, ये माइनस में होगी। प्लस अगर कोई कैश आपने लिया है एस कंपनी के आने से, आपकी बुक्स में कोई कैश आया है, तो वो नेट होता था इससे। याद आ रही है बात? कैश ऑफ एस कंपनी, कैश है कैश इक्विवेलेंट ऑफ एस कंपनी। मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपए की कंपनी खरीदी, और जिस कंपनी को खरीदा उसकी बैलेंस शीट के अंदर 10 रुपए का कैश पड़ा हुआ था पॉजिटिव। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? मेरे हाथ में एक वॉलेट है, मैंने आपको बोला मुझसे 100 रुपए का खरीद लो, आपने मेरे को 100 रुपए दिया और मुझसे ये वॉलेट खरीद लिया। जब आपने ये वॉलेट खरीदा तो खोल के देखा इसके अंदर 10 रुपए पड़े हुए थे, तो आपके दिमाग में क्या आया यार, नेट मेरे पास इस वॉलेट को खरीदने के पैसे कितने लगे? आपने बोला सर सिर्फ 90 लगे। 10 तो मेरे को वापस मिल गए ना, क्योंकि जिस वॉलेट को मैंने एक्वायर किया था उसके अंदर भी 10 रुपए पड़े हुए मिल गए थे मुझे। हाँ, तो हमेशा मैंने आपको बताया था कि बेटा क्या किया जाता है, नेट कैश पेड टू एक्वायर एस कंपनी किया जाता है, नेट कैश पेड टू एक्वायर एस कंपनी किया जाता है, या नेट कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग एस कंपनी किया जाता है। हमेशा हमेशा वो मामू के घर वाली एग्जाम्पल याद आती है। हाँ, क्लियर होती है बात? ये तो इसने लिखा हुआ है पेमेंट टू एक्वायर सब्सिडरी, यानी लग ये रहा है कि इसने नेट कैश नहीं लिया हुआ, इसने पेमेंट ली हुई है। तो इसका मतलब ये एक क्वेश्चन मार्क है सवाल के अंदर, हम इसको देख लेंगे। ठीक है, इसको ख्याल रखना पड़ेगा। फिर एग्जामिनर ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आगे लिख के दिया हुआ है इनकम फ्रॉम एसोसिएट विच इज 21। इनकम फ्रॉम एसोसिएट सही लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम एसोसिएट सही लिखा हुआ है। इनकम फ्रॉम एसोसिएट क्या होता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट कंपनी। हाँ, ये होता है। याद रखना, मैंने लेक्चर देते हुए बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हर चीज वो आती है जो कि कैश फॉर्म में है, जो कि कैश फॉर्म में है। अगर तुमने किसी एसोसिएट के अंदर इन्वेस्ट किया तो उसका जितना भी प्रॉफिट कमाया गया होगा पोस्ट एक्विजिशन, जितना भी प्रॉफिट उसने कमाया होगा, उसका कुछ शेयर तुम्हारी बुक्स में आके एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट एज एन इनकम रिपोर्ट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उतने पैसे भी आए हैं आपके पास। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जितना पैसा तुम्हें मिल सकता है, तुम्हारे हिस्से के हिसाब से जितना पैसा तुम्हें मिल सकता है, वो सारा का सारा ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट हो जाता है। लेकिन देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर वही चीज आएगी जो कि कैश फॉर्म में है। तो इनकम फ्रॉम एसोसिएट शुड बी द डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट। कैश फॉर्म में जो मिला सिर्फ वही लिखेंगे, तो इट शुड बी डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए कंपनी। अगर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ तो ये गलत है, अगर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ तो ये गलत है। फिर एग्जामिनर ने फाइनली आपके सामने क्या कर दिया, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कर दिया और बात को निपटा दिया। लेकिन जब आपको ये ट्रेनी अकाउंटेंट ने ईमेल भेजी ना, जिसके अंदर ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ड्राफ्ट जो आपको भेजा, इसके अंदर नीचे लिख दिया कुछ मसले। द ट्रेनी हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड नोट्स अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ईमेल के अंदर या आपको जब उसने ये ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पकड़ाई तो कुछ मसले मसाइल या कुछ अच्छी या बुरी बातें भी बताई। क्या बातें बताई? नेक्स्ट पेज पे जाके देखो, नोट्स हैं। अच्छा, नोट्स टोटल कितने हैं? 6 नोट्स हैं, तो हम 6 बातें कर लेंगे कम से कम। ठीक है, पहली बात कहते हैं अमाउंट्स फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अमाउंट्स फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये वाली अमाउंट सही है ना? कह रहे हैं अमाउंट्स फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डिप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट and interest expense have been cross-checked from the statement of profit and loss and are correct। एग्जामिनर पहले आपको क्या कह रहे हैं भाई, ये सही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये सही डेप्रिसिएशन है, ये सही लॉस ऑन सेल ऑन पीपी है, ये सही इंटरेस्ट एक्सपेंस है। कह रहे हैं ये 4 नंबर्स बिल्कुल करेक्ट हैं, इन पे अंधाधुन करके ईमान ले आओ।
नंबर्स करेक्ट है, सही प्रेजेंट हुए या नहीं हुए ये एक सेपरेट मामला है, लेकिन नंबर्स करेक्ट है। तुम ये नहीं बोलना कि हो सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 387 ना हो सकता है 783 हो, नहीं भाई, चेक कर लिया, सब सही है, नंबर्स करेक्ट है, ठीक है ना। बाकी कुछ मसला है तो आप, रिपोर्टिंग में कोई मसला है तो आप बात करिए, लेकिन नंबर्स करेक्ट है। अच्छा भाई, एग्जामिनर कह रहा है मूवमेंट्स इन वर्किंग कैपिटल, मूवमेंट्स इन वर्किंग कैपिटल याद है ना ये, रिसीवल्स, इन्वेंट्री, रिसीवल्स और पेबल्स, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ, कह रहा है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी movements in working capital are calculated by comparing in the consolidated statement of financial position at the start and the end of current accounting period। कह रहे हैं मैंने ये जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जितने भी निकाले हैं ना, चाहे इन्वेंट्री हो, चाहे रिसीवल हो, चाहे पेबल हो, मैंने इसको बड़े सही तरीके से क्या किया, ओपनिंग बैलेंसेस को क्लोजिंग बैलेंसेस से कंपेयर किया, ओपनिंग बैलेंसेस को क्लोजिंग बैलेंसेस से कंपेयर किया, और फिर मैंने मूवमेंट्स निकाल के यहां पे लिखी हैं। बताएं सही किया है या गलत किया है, बताएं सही किया है या गलत किया है भाई, तुम कह रहे हो गलत किया है। ओहो, अरे यार तुम लोग तो भाई बहुत चीते लोग हो यार, दिमाग चल रहा है भाई तुम लोगों का, वेरी नाइस भाई। सर ये गलती है इसके अंदर, सर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर आपने हमें समझाया था कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस एक्विजिशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस एक्विजिशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और आपको लॉजिक्स भी याद है ना, आपको लॉजिक्स भी याद है, मैं रिपीट टेलीकास्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपको लॉजिक्स याद है ना। एक्विजिशन को यहां पे ऐड करके एक्चुअली इग्नोर किया जाता है क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर, क्योंकि एक्विजिशन इज सपोज टू बी, एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी इज सपोज टू बी अ नॉन कैश फ्लो ट्रांजैक्शन। एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी और उनके आने वाले एसेट्स और लाइबिलिटीज आर सपोज टू बी अ नॉन कैश फ्लो ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर एक जगह पे पूरा का पूरा, एक जगह पे पूरा का पूरा नेट कैश पेड टू एक्वायर सब्सिडरी कंसिडर कर लेते हैं। तो जो इंडिविजुअल हेड्स हैं उन सबको नॉन कैश माना जाता है। याद आ रही है सब लोगों को बात, ये जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, याद आ रही है सब लोगों को बात, ये क्लियर है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस एक्विजिशन किया करते थे। इन सारी बातों की लॉजिक सूच समेत अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझाई गई थी। हम्म। होए 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 होए, अब्दुल्ला भाई ने सवाल पूछ लिया भाई, सर एक्विजिशन कंसोलिडेशन में ऑलरेडी अकाउंट फॉर नहीं हो गई होगी? हाँ भाई हो गई होगी ना, तभी तो हटा रहा हूँ। अबे हो गई होगी तभी तो हटा रहा हूँ अब्दुल्ला, ठीक है ना भाई, समझ गए ना बात को। हो गई है तभी तो हटा रहा हूँ, नहीं हुई होती तो हटाते कैसे, है भाई। एक बंदा आया, उसने आपके घर की बेल बजाई, बोला यार अपनी गाड़ी हटा लो। आपने बोला भाई मैं तो खुद पैदल चलता हूँ, कैसे हटाऊं, पहले गाड़ी तो दिला। सही है भाई, तो गाड़ी होगी तो हटाओगे ना, तो होगी नहीं तो कैसे हटाओगे, सिंपल है भाई बात। तो एक्विजिशन हो जाती है कंसोलिडेशन के अंदर अकाउंट फॉर, तभी हटा रहे हैं। वेरी गुड, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब एक चीज आपको और चैलेंजिंग यहाँ पे नजर आ गई कि भाई एक्विजिशन के मामलात को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक्विजिशन के मामलात को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी एक कम सब्सिडरी एक्वायर करने से जितने भी इंडिविजुअल हेड्स आपकी बैलेंस शीट में आके ऐड हुए, यानी क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर आके ऐड हुए, उनको नॉन कैश तस्वुर करना पड़ेगा। आपको याद होगा, आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के लेक्चर से, हाँ, तस्वुर करना पड़ेगा। मैं नोट नंबर 2 को ना नोट नंबर 5 से फौरी तौर के ऊपर कनेक्ट कर रहा हूँ, फौरी तौर के ऊपर नोट नंबर 2 को 5 से कनेक्ट कर रहा हूँ, ताकि ये बात पुरानी ना हो जाए। एग्जामिनर कह रहा है द पेमेंट टू एक्वायर सब्सिडरी रिलेट्स टू द कॉस्ट ऑफ एन 80% शेयर होल्डिंग इन न्यू हॉल इन मार्च 20x8। 31 दिसंबर 2008 का सवाल है। मार्च 31 मार्च 2008 को आपने न्यू हॉल नामी कंपनी को एक्वायर किया था। एग्जामिनर कहते हैं अदर देन द $273,000 कॉस्ट टू एक्वायर सब्सिडरी, द एक्विजिशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट द प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, द नेट एसेट्स एक्वायर्ड वर। एग्जामिनर कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर कहीं भी एक्विजिशन का इंपैक्ट हमने कंसिडर नहीं किया, हमसे गलती हो गई है। और मतलब एग्जामिनर सवाल के अंदर ही सॉल्यूशन भी बता रहा है, द नेट एसेट्स एक्वायर्ड वर, हमने ये वाले नेट एसेट्स एक्वायर किए थे। अब आपको पता है ना, जहां चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के सॉल्यूशन के अंदर, जहां चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के सॉल्यूशन के अंदर आपने ये एक्विजिशन को ऐड करना है, वो क्या क्या आइटम्स होंगे? इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और पेबल्स। इन्वेंट्री,
रिसीवेबल्स और पेएबल्स। बात समझ में आती है आपको? ये भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर नॉन कैश तस्वुर किया जाएगा, ये भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर नॉन कैश फ्लो तस्वुर किया जाएगा, और ये पेएबल्स भी वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन के अंदर नॉन कैश तस्वुर किया जाएगा। क्लियर? तो नोट 2 को नोट 5 के एक हिस्से से लिंक करवा दिया। डन है भाई? सब लोगों के लिए ओके है? सही है? क्लियर है? कोई मसले मसाइल तो नहीं है? ओके। तो ये एक्विजिशन नामी एडजस्टमेंट्स हमको करनी पड़ेंगे। आ जाएं जरा, नोट नंबर 3 पढ़ लेते हैं। कहते हैं द इनकम फ्रॉम एसोसिएट। इनकम फ्रॉम एसोसिएट कहाँ लिखा हुआ था? याद है आपको? देखो, सवाल अच्छा पढ़ना जरूरी है। जल्दबाजी में सवाल पढ़ोगे, अगली अटेम्प्ट में दोबारा जाना पड़ेगा। द इनकम फ्रॉम एसोसिएट, याद है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर लिखा हुआ था इनकम फ्रॉम एसोसिएट। तो कह रहे हैं द इनकम फ्रॉम एसोसिएट इज इक्वल टू द अमाउंट प्रेजेंटेड इन पीएनएल। कह रहे हैं ये जो 21,000 की इनकम फ्रॉम एसोसिएट दिखाई जा रही है, ये वो ही इनकम है जो पीएनएल में भी दिखाई गई थी। अब अगर आपने आईएएस 28 पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए है कि पीएनएल के अंदर एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या जाता है? बताओ क्या जाता है? जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम a company, share of profit from a company, which is not equal to dividends received from a company. It is not equal to dividends received from a company. यानी एग्जामिनर कह रहा है ट्रेनी अकाउंटेंट ने पूरी की पूरी इनकम उठा के कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डाल दी। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जितना आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो उतना पैसा आपको मिल भी गया हो। तो हम यहां पे हमेशा रखते थे डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए कंपनी, इसने क्या रख दिया है? इनकम या शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए कंपनी। गलत रखा हुआ है। एग्जामिनर कहता है भाई, अच्छा अगर एग्जामिनर ने शेयर ऑफ प्रॉफिट गलती से लिख दिया है और हमें डिविडेंड लिखना है, तो या तो डिविडेंड एग्जामिनर हमको बता दे कि ए कंपनी ने दिया कितना, या तो खुद ही बता दे भाई डिविडेंड इतना मिला था इस साल एसोसिएट कंपनी से। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो हर वो चीज आ सकती है ना जिसका ताल्लुक कैश से हो। तो या तो अगर कैश दे दिया था तो कैश एज इट इज जाके लिख दें, नहीं दिया तो हमें कोई ना कोई वर्किंग करनी पड़ेगी। एग्जामिनर कह रहा है द 30% इंटरेस्ट इन द एसोसिएट वाज एक्वायर्ड इन द ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 390,000। The carrying amount of the investment in consolidated SOFP as at the आखिरी डेट was 393,000। यानी एग्जामिनर कह रहा है साल के शुरू का ओपनिंग बैलेंस, साल के आखिर का क्लोजिंग बैलेंस। हाँ, और तीसरी चीज ये आपको क्या बता रहा है? पीएनएल की वैल्यू। क्या हम वर्किंग बना सकते हैं इसकी? क्या हम वर्किंग बना सकते हैं इसकी? आप बताएं। आप बोलेंगे कि बना सकते हैं तो बना सकते हैं, आप बोलेंगे नहीं सर नहीं बना सकते तो मैं भी बोलूंगा नहीं बना सकते। बोले बना सकते हैं, नहीं बना सकते? सर कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? चलो बना लेते हैं भाई। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्किंग। ठीक है भाई, वर्किंग्स लिख रहा हूँ। अच्छा, आप लोग अक्सर कभी कभार ना कोई बच्चा सवाल करता है, सर ये टी अकाउंट हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे? एग्जाम में तो स्प्रेडशीट होती है, आप तो अभी लिख रहे हैं पेन से, तो एग्जाम में कैसे बनाऊंगा मैं? कोई मसले की बात नहीं है, हम वैसे ही करते हैं जैसे आप एग्जाम में करेंगे। एग्जाम में आप क्या करिएगा कि अपने पास दो कॉलम्स बना लीजिएगा। कॉलम बनाना तो आता है ना आपको? एक सेल के ऊपर डेबिट, एक सेल के ऊपर क्रेडिट। आपका यही टी अकाउंट है। ठीक है। अब जो चीज डेबिट साइड पे आनी चाहिए वो डेबिट के अंदर बैलेंस लिख देना, जो क्रेडिट साइड के ऊपर आनी चाहिए वो क्रेडिट के अंदर बैलेंस लिख देना। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे हमें टी अकाउंट बनाना है एसोसिएट्स का। एसोसिएट्स का यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग नंबर 1। एसोसिएट्स का टी अकाउंट बनाना है। ठीक है। कैसे बनेगा? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस से। एसोसिएट्स का टी अकाउंट जो होता है ना वो बिल्कुल उसकी वर्किंग की तरह होता है, जैसे आईएएस 28 के अंदर इक्विटी मेथड के अंदर बताई गई है। ओपनिंग प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस डिविडेंड लेस इम्पेयरमेंट कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्लोजिंग बैलेंस। सिंपल फॉर्मूला, याद है ना? सबसे पहले आना चाहिए ओपनिंग बैलेंस एसोसिएट का, इसके अंदर ऐड होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। अगर कोई डिविडेंड है तो वो लेस हो जाएगा, अगर कोई इम्पेयरमेंट है तो लेस हो जाएगा।
यही वर्किंग होती थी ना, मैं एज इट इज वर्किंग छाप रहा हूँ। और हमारे पास आ जाया करती थी क्लोजिंग वैल्यू, यानी कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये वर्किंग का फॉर्मेट होता था। अब जो जो चीजें आपके पास सवाल में गिवन है उनको रखना स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पे ओपनिंग बैलेंस सवाल में दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस कहीं आपको, नोट नंबर 3 पे थे हम। सवाल में ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 393। ये इतने का खरीदा था हमने पिछले सालों में, 390। डन। कुछ भी नहीं किया मैंने। डेबिट साइड की कॉलम में जो डेबिट साइड का वाला आइटम है उसको डेबिट साइड की कॉलम में लिख दो, जो क्रेडिट साइड वाला आइटम है उसको क्रेडिट साइड की कॉलम में लिख दो। ठीक है। दूसरा, एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2018 393। क्लोजिंग बैलेंस भी एग्जामिनर ने दिया हुआ है 393। इम्पेयरमेंट सवाल में कोई बताई भी नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, आप याद करिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट ये लिखा हुआ था। ये वही वैल्यू है जो पीएनएल में गिवन है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट 21 है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट की वजह से आपके एसोसिएट की वैल्यू बढ़ती है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है। हाँ, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट जब भी बढ़ती है डेबिट होगी, तो हमने इसको डेबिट साइड वाले पे लिख देते हैं। हाँ, 21 यहाँ लिख दिया। ओके। इम्पेयरमेंट कोई है नहीं, डिविडेंड हमें निकालना पड़ेगा एज बैलेंसिंग फिगर। आप कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे? जब आप एग्जाम के अंदर होंगे ना, आपके सामने स्प्रेडशीट होगी, तो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालें? देसी तरीका, बचपन वाला तरीका अपनाएं। आपको ये बात मालूम है ना कि दोनों साइड्स ऑफ अ टी अकाउंट मैच करनी चाहिए। अब बताएं इन दोनों में से भारी साइड कौन सी है? 390 प्लस 21 की डेबिट साइड भारी है, या 393 प्लस 0 की क्रेडिट साइड भारी है? डेबिट साइड भारी है। बड़ी वैल्यू हमेशा दोनों जगह आ जाती है। बड़ी वैल्यू हमेशा दोनों जगह आ जाती है। 390 प्लस 21 कितना हुआ? 411, है ना? 411। ये 411 याद है ना, बचपन में टी अकाउंट से पढ़ाया जाता था। बड़ी वैल्यू दोनों जगह आनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट दोनों जगह बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो 411 आपने दोनों जगह लिख दिया। अब डेबिट साइड तो 411 है, क्रेडिट साइड 411 कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि आप डिविडेंड्स को बैलेंसिंग फिगर मान लेंगे, क्योंकि और कुछ आता नहीं है इस टी अकाउंट के अंदर। तो बैलेंस कितना करके आ रहा है? दानियाल ने बताया भाई 18 आ रहा है। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? मुझे बताएं सब लोगों को बात समझ में आती है? नाउ दिस 18 विल बी शोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आइए, डन हो गई बात? मुझे सब लोग बता दें, क्लियर है? ओके कर दें। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, नोट नंबर 3 भी हो गया, 1 भी खल्लास, 2 भी पता है हमें क्या करना है, 3rd भी खल्लास। चौथा आ जाए। एग्जामिनर कहता है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 520,000 एट 31 दिसंबर 2007। साल के शुरू में, यानी पिछले साल के आखिर में, 31 दिसंबर 2007 में आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस था 5,20,000। ठीक है। एंड 933,000 एट 31 दिसंबर 2008, यानी क्लोजिंग बैलेंस कितना था? क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 933,000। बात समझ में आती? ओपनिंग बैलेंस कितना था? 520। क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 933। ऐसा ही है, किसी को कोई मसला तो नहीं है? एग्जामिनर कह रहा है भाई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्पोज्ड ऑफ कंप्राइजेस इक्विपमेंट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 18,000 कैश एंड 15,000 ट्रेड इन अलाउंस अगेंस्ट न्यू इक्विपमेंट। भाई कह रहे हैं पहली बात तो ये कि हमने इस साल 18,000 कैश की एक एसेट बेच दिया था। 18,000 का बेचा था, यानी जब बेचा तो 18,000 कैश मिले। और आप नोट करें ऊपर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर इसने दिखाया हुआ था प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 18। सही दिखाया है, इसका मतलब बिल्कुल सही दिखाया है। बात समझ में आती नहीं आती आपको? बिल्कुल सही दिखाया है, इसके अंदर कोई मसले की बात नहीं है। क्लियर होगी बात ये? अच्छा एक, सॉरी मैंने आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, फरियाल प्लीज फजूल सवाल ना करिएगा। थैंक यू वेरी मच। वापस, ये हमेशा हो जाता है ना भाई, जब हम जो चीज़ हमेशा हो जाती है मैं अपने बाहर रख के क्या करूंगा, सबको ही दूंगा भाई। सही है। आ जाए वापस, तो मैं क्या कह रहा था? तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया भाई यहाँ पे। डन हो गया भाई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर कैश भी दिखाया हुआ है, उसका बिल्कुल करेक्ट दिखाया हुआ है।
और बाकी एग्जामिनर कह रहे हैं 15,000 का ना ट्रेड इन अलाउंस है। 15,000 का ट्रेड इन अलाउंस का मतलब ये हुआ, ट्रेड इन का मतलब क्या होता है? ट्रेड इन का मतलब क्या होता है? आपने किसी से कोई चीज कैश में नहीं खरीदी, ट्रेड इन कर ली। आपने बोला ये वाला मैं तुमको देता हूँ, दूसरा वाला तुम मुझे दे दो, ट्रेड इन कर लिया आपने। यानी एक 15,000 वाला एसेट आया, एक 15,000 वाला एसेट चला गया, 15,000 वाला एसेट आया, 15,000 वाला एसेट चला गया, 15,000 वाला एसेट आया, 15,000 वाला एसेट चला गया। तो एक समझ लो एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ट्रेड इन, जब भी ट्रेड इन हो रहा होता है तो ट्रेड इन के केस के अंदर कभी भी कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता। एग्जामिनर का है ट्रेड इन अलाउंस है, ट्रेड इन अलाउंस का मतलब 15,000 वाला एसेट आ भी गयो, 15,000 वाला एसेट जा भी गयो। तो इसका मतलब टेक्निकली एक आ भी गयो एक जा भी गयो, कोई मसला नहीं हो भी गयो, और नो कैश इन्वॉल्व। क्लियर? मैंने अक्सर आप लोगों को क्लास के अंदर भी समझाया था कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वर्किंग आपको ऑलमोस्ट 99.99% केसेस को हमेशा बनानी ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोई ना कोई एक चीज मिसिंग होती है हमेशा। इस दफा आपको लगता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वर्किंग बनानी चाहिए हमको? कुछ मिसिंग है क्या इसके अंदर? बताएं, ऐसी अपना तुक्का लगाएं। कुछ मिसिंग लग रहा है आपको इसके अंदर? कोई ऐसी चीज आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार सर ये चीज मिसिंग है? अरे दादा, बिल्कुल सही बोल रहे हो यार तुम लोग तो। सर हमने प्रॉपर्टी बेची, लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसका पैसा भी कैश फ्लो में नजर आया, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, सर डिप्रिसिएशन भी हमें नजर आ गई। लेकिन सर ये कहीं नजर नहीं आ रहा कि इस साल क्या हमने कोई नया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है या नहीं खरीदा, ये कहीं नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है। और ये नजर आएगा नहीं, इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तो हमेशा ही वर्किंग बनती है। सर कैसे बनाएंगे भाई? वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी बनाई थी। यहां लिखते हैं वर्किंग नंबर 2, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बिल्कुल ऐसे ही आपने अपने एग्जाम के अंदर भी बनाना है, एक्सेल के अंदर। कैसे? एक सेल को डेबिट बोल दीजिएगा, हम्म एक सेल को लेट से क्रेडिट बोल दीजिएगा। ठीक। और फिर जरा अपने दिमाग के अंदर सोचें क्या क्या आता है एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की टी अकाउंट के अंदर। आप अपना बेस्ट गैस दें, क्या क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस आता है। अपने दिमाग में ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट स्केच करना स्टार्ट करो। ओपनिंग होता था, अगर इस साल हमने कोई नया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर किया, अगर इस साल हमने कोई नया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर किया, और वो भी लेट्स से कैश के ऊपर एक्वायर किया, तो एक्विजिशन ऑफ पीपीएनई कैश आएगा। हम्म एक बात याद रखना, अगर कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तुम्हारे साथ इस साल आके कंसोलिडेट हुआ है ड्यू टू द एक्विजिशन ऑफ एस कंपनी, ड्यू टू द एक्विजिशन ऑफ एस कंपनी, तो आप लोग खूब जानते हैं कि एस कंपनी की एक्विजिशन की वजह से अगर इस साल मेरे साथ कोई आके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐड हुआ, तो वी अज्यूम प्रिज्यूम इट एज नॉन कैश। और आप जानते हैं इस बात को, हम अज्यूम करते हैं। अच्छा, अज्यूम करना ही उस चीज को पड़ता है जो कि सच नहीं होता। अगर कोई चीज सच है तो मैं आपको अज्यूम करने को क्यों बोलूंगा? मैं ब्लैक शर्ट पहना हूं, अज्यूम कर लो मैं ब्लैक शर्ट पहना हूं। आप बोलेंगे सर अज्यूम क्या, आप पहने भी ब्लैक शर्ट है। हाँ, अगर मैं ये कह रहा होता तुम अज्यूम कर लो मैं येलो शर्ट पहना हुआ हूं, तो आप बोलते हैं हाँ आप पहने हुए नहीं है, ये सच बात नहीं है, इसका मतलब आप कह रहे हैं अज्यूम कर लो, फर्ज कर लो। जो चीज सच होती है उसको फर्ज थोड़ी करना होता है। तो मैं आपको कह रहा हूं, जब भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर किया जाए, लेकिन वो एक्वायर यूं किया जाए कि एस कंपनी को एक्वायर किया, उस कंपनी को एक्वायर करने की वजह से आपकी बुक्स, आपकी कंसोलिडेटेड एसओएफपीस के अंदर नया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया, तो इसको अज्यूम किया जाता है एज नॉन कैश। अज्यूम क्यों किया जाता है? देखिए सच बात तो ये है कि वाकई में जब आपने एस कंपनी को एक्वायर किया ना, तो उनके एक एक एसेट एक एक लाइबिलिटी को एक्वायर करने की कोशिश की है आपने, यानी उस पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की है आपने। और ये सारा काम आपने मुफ्त में नहीं किया, आपने पैसा दिया होगा इसके लिए। मैं कह रहा हूं अज्यूम करें कि ये नॉन कैश है, लेकिन सच बात ये है कि क्या एस कंपनी मुफ्त में आ गई थी? मुफ्त में थोड़ी आई है, पैसों के अंदर आई है। लेकिन फिर भी वर्किंग करते हुए इसको क्या अज्यूम किया जाता है? एज नॉन कैश अज्यूम किया जाता है। और आपको मालूम है इसकी लॉजिक, मैं रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन आपको मालूम है इसकी लॉजिक कि इसको नॉन कैश क्यों अज्यूम किया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर एक जगह बता रहे होंगे पूरी कंसिडरेशन को, पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को एज एन आउटफ्लो।
तो क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हम पूरा पैसा जो हमने इस कंपनी के अंदर लगाया सबको एज एन आउटफ्लो दिखा रहे होंगे, तो इंडिविजुअल परचेजेस को नहीं दिखाया जाएगा, इंडिविजुअल परचेजेस को नहीं दिखाया जाएगा एज अ कैश आउटफ्लो। हम ये बात ऑलरेडी IAS 7 के अंदर डिटेल में कर चुके हुए हैं। क्लियर होगी बात ये? तो कहां थे भाई हम लोग? हम थे एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि एस कंपनी को एक्वायर करने की वजह से आया। और क्या था? अच्छा जरा कॉमन सेंस से सोचो, या तो एसेट बढ़ रहा होता है या तो एसेट गिर रहा होता है, तो पहले बढ़ने वाली चीजें सोचो। एसेट बढ़ेगा क्यों? ओपनिंग बैलेंस, नया एसेट एक्वायर किया होगा या कोई सब्सिडरी एक्वायर की होगी, उससे नया एसेट आ गया होगा, या मिसाल के तौर पे कोई रीवैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन हुई होगी, जो कि इस सवाल में नहीं है, कहीं नहीं दिख के दिया हुआ कोई रीवैल्यूएशन। मैं फिलहाल उसको अभी नहीं लिख रहा था कि वो फॉर्मेट लंबा बहुत ज्यादा ना हो जाए। इसके अलावा और क्या हो सकता है? उसके अलावा जैसे इस सवाल के अंदर लिख के दिया हुआ था ट्रेड इन, ट्रेड इन, एक नया एसेट आया और एक पुराना चला गया, तो एक्टिविटी तो हुई है ना, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा फिर एसेट की वैल्यू गिर कैसे कैसे सकती है, जरा सोचो, गिर कैसे कैसे सकती है? आपने कुछ डिस्पोज ऑफ कर दिया तो डिस्पोजल ऑफ पीपीएनई हो, या डिप्रिसिएशन हो, या डीवैल्यूएशन हो, इम्पेयरमेंट हो, ऐसी कोई चीज हो तो भी यहाँ लिख सकते हैं। अगेन डीवैल्यूएशन इम्पेयरमेंट वगैरह कुछ नहीं लिख के दिया हुआ, जो लिख के नहीं दिया हुआ ना, वो फॉर्मेट को आसान रखने के लिए, लंबी वर्किंग ना करने के लिए मैं नहीं लिख रहा अभी, लेकिन होता तो आ जाता। फिर उसके बाद फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। और आपने अपने चक्कर को खत्म यूं नहीं करना, आपको इन दोनों कॉलम्स को टोटल करना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए। ठीक है। ऐसे काम आप एक्सेल में आराम से कर सकते हैं। टी अकाउंट पूरा ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेल में ऐसे वर्टिकली आराम से सॉल्व हो सकता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीपीएनई से स्टार्ट करते हैं। पीपीएनई का ओपनिंग बैलेंस था 520 और क्लोजिंग बैलेंस था 933। 520 और 933। आप कोई भी अल्लाह का बंदा मुझे सोच समझ के बताए, आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर साल के शुरू की वैल्यू 520 आ रही है, साल के आखिर की वैल्यू 933 आ रही है, ये बढ़ कैसे गए? नॉर्मल हालात के अंदर पीपीएनई की वैल्यू गिरती है, अभी बढ़ गई है भाई। कैसे बढ़ गई होगी? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ खरीदा होगा। हाँ, या कोई रिवैल्यूएशन वगैरह है नहीं इस सवाल में। आपने क्या खरीदा? मिसाल के तौर पे इस सवाल के अंदर क्लियरली नोट नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ था कि इस साल जो 80% शेयर होल्डिंग हमने न्यू हॉल के अंदर एक्वायर की थी, उसको एक्वायर करने की वजह से फॉलोइंग नेट एसेट्स केम इनटू अस। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 129 का हमारी बुक्स में इस साल से कंसोलिडेट होना स्टार्ट हुआ, जो कि पिछले सालों तक नहीं था, क्योंकि इस साल नई सब्सिडरी एक्वायर की है, तो 129 का नया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारी बुक्स में ऐड हुआ होगा। क्लियर? फिर मिसाल के तौर पे ट्रेड इन हुआ था, याद है ना, 15 का सामान आया था, 15 का सामान गया था, तो मैंने दोनों साइड लिख दिया। आप ना भी लिखते, भूल जाते, तब भी सवाल तो सही हो जाता न्यूमेरिकली। हाँ, सवाल तो न्यूमेरिकली सही हो जाता। 15 का सामान गया, 15 का सामान आया, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर है, इसका मतलब नील इफेक्ट है क्लोजिंग के ऊपर। फिर बात करते हैं डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस साल हमने कुछ बेचा है? इस साल हमने कुछ बेचा है? लिखा हुआ था ना कहीं पे। हाँ, कंपनी डिस्पोज्ड ऑफ इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर फॉर 18,000 कैश, फॉर 18,000 का आपने कुछ ना कुछ बेचा है। 18,000 का आपने कुछ ना कुछ बेचा है, तो यहां 18 लिख दूं, यहां 18 लिख दूं। सब लोगों से सवाल है, आपने 18,000 का एक आइटम बेच दिया, तो इसका मतलब डिस्पोजल 18 की हुई है, तो अगर 18 की डिस्पोजल हुई है तो यहाँ पे 18 लिख दूं? हाँ या ना? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। सर ये गलत है, आप 18 यहाँ नहीं लिख सकते। सर जी देखें, बात सारी ये है, आप ये जो टी अकाउंट बना रहे हैं ना, ये टी अकाउंट बना रहे हैं आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, एसेट का टी अकाउंट बना रहे हैं, और एसेट की कैरिंग वैल्यू का टी अकाउंट बना रहे हैं। तो इस टी अकाउंट में कैरिंग वैल्यू वाली चीज आएगी और कैरिंग वैल्यू वाली चीज जाएगी। ये 18,000, ये 18,000 सेल्स प्रोसीड है। एसेट कितने वाला बिका, असल बात ये है। नॉर्मल हालात के अंदर हम करते थे ना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, नॉर्मल हालात में हम करते थे ना, हम कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उठाते थे, इसको कंपेयर करते थे डिस्पोजल प्रोसीड से। हमारे पास गेन या फिर लॉस ऑन
डिस्पोजल आता था। ऐसा ही है, क्लियर है, ऐसे ही किया करते थे। हाँ, इस सवाल में अगर आप देखें तो आपको डिस्पोजल प्रोसीड बताई गई है पहले 18 की, लेकिन हमें 18 तो चाहिए ही नहीं, हमें तो कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चाहिए। तो सर इसी सवाल में हमें कहीं ना कहीं ये भी तो बताया था कि इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के अंदर हमें लॉस हुआ है 12,000 का, यानी इस सवाल में आपके पास एक लॉस ऑन डिस्पोजल है 12 का। मुझे खुद बताइए आप, कितने का एसेट होगा, कितने का एसेट होगा कि जब वो 18 का बिके तो 12 का लॉस हो जाए? कितने का एसेट होगा कि जब वो 18 का बिके तो 12 का लॉस हो जाए? रिवर्स वर्क कर लेंगे? अब ये नहीं बोलिएगा सर रिवर्स वर्क करना भी नहीं आता हमको, ऑब्वियस सी बात है ये 30 का एसेट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, 30 का एसेट होगा, 18 का बिका होगा, तभी 12 का लॉस आ गया होगा। और एग्जामिनर ने बोला था ये 12 का लॉस वेरीफाइड है फ्रॉम पीएनएल, सही नंबर है इसका मतलब। इसका मतलब कितने वाला एसेट आपने दिया, कितने वाला वाला एसेट आपने बेचा? आपने $30 वाला एसेट अपनी बुक्स में से निकाला है। क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं इसको, ठीक है। रही बात डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन हमें सवाल में गिवन थी, जो कि कितनी थी, 47 थी। तो हम यहाँ आ जाते हैं, क्रेडिट साइड के ऊपर डेप्रिसिएशन लिख देते हैं 47। मुझे बताएं बात समझ में आती है? आप नोट करिए, जितनी चीजें सवाल के अंदर मौजूद थी मैंने लिख दी है, लेकिन तब भी हमारे पास क्या नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। ये तो था ही नहीं हमारे पास, मसला ही सारा इसका है। तो किस तरह निकालें? हम सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट साइड को टोटल कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है भारी साइड कौन सी है, ये वाली भारी है ये वाली भारी है, जहां पे 900 आ रहा है या जहां पे 500 आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, जहां पे 900 आ रहा है वो भारी होगा ना। मुझे बताएंगे टोटल वैल्यू क्या है? 915 प्लस 30 प्लस 47 प्लस 933, इन सब का टोटल क्या बनता है क्रेडिट साइड का? भारी साइड का टोटल क्या बनता है? बेसिक्स पढ़ा रहे हैं हम आपको अब। 1025, ओके। टोटल बनता है 1025, जाहिर सी बात है जो भारी साइड है उसी से बैलेंस होगा डी अकाउंट, तो वो दोनों साइड लिख देते हैं वैल्यू 1025 1025। आप ये काम एक्सेल में आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने कैबेलो कंपनी वाला सवाल भी किया हुआ है स्प्रेडशीट के अंदर, और बहुत ईजी है वो, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, क्या हम रिवर्स वर्क करके आराम से ये एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं? कितना आएगा मुझे बताएंगे, कितना आएगा? 361 इज द परचेज वैल्यू ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि कहाँ नजर आएगी बेटा, कहाँ नजर आएगी? आईए के अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? मुझे सब लोग कंफर्म कर दें, इज इट क्लियर? डन। तो आप नोट कीजिए, मुलाहिजा फरमाइए, आपने नोट नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। क्लियर? डन है ना? अच्छा, नोट 5 में से भी आप देखें तो हमें पता है इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और पेबल्स को हम वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने देख लिया, सही है। नोट 6 पढ़ लेता हूं जरा। एग्जामिनर कहता है द एक्विजिशन कॉस्ट कंप्राइज्ड $40,000 कैश पेएबल immediately and a share for shares exchange with a value of 233। कह रहे हैं आपने एस कंपनी को एक्वायर किया है ना। अच्छा, याद है ना एस कंपनी को एक्वायर किया था, तो हमें लिखा हुआ नजर आ रहा था एक जगह, पेमेंट मेड टू एक्वायर सब्सिडरी 273। याद है 273 लिखा हुआ नजर आ रहा था, ये रहा 273। हम्म। तो कह रहे हैं 273 बना कैसे? 273 के अंदर से 40 के इस कैश, बाकी 233 के वी गेव शेयर्स, यानी इट वाज शेयर्स कंसिडरेशन। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर क्या कंसिडर करेंगे, 40 के 233 या 273, क्या कंसिडर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है सर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर तो कैश फ्लो ही आता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर तो कैश फ्लो ही आता है। दिस 40 इज ओनली रेलिवेंट। अच्छा, नॉट ओनली दिस 40 इज रेलिवेंट, आप लोगों को मालूम है, भूलिएगा नहीं देगा, आपको मालूम है, मैं वर्किंग नंबर 3 यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको समझाया था कि आप हमेशा निकालते हैं नेट कैश पेड टू एक्वायर एस कंपनी, नेट कैश पेड टू एक्वायर एस कंपनी। और वो क्या होता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी नेगेटिव के अंदर आ जाती है, प्लस अगर कोई कैश ऑफ एस कंपनी आपको मिला तो वो नेट हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्लियर है?
अब आप देखिए, आपने जो पैसा लगाया है इस कंपनी को खरीदने के अंदर वो 40 है। हालांकि जिस कंपनी को खरीदा उसकी बैलेंस शीट के अंदर आपको कैश कितना मिला है? 83। तो 40 टेक्निकली आपके पास से गया और 83 टेक्निकली आपके पास आया। तो इसका मतलब नेट कैश पेड टू एक्वायर सब्सिडरी कंपनी इज एक्चुअली अ पॉजिटिव नंबर। हाँ, नेट कैश पेड टू एक्वायर सब्सिडरी कंपनी इज एक्चुअली अ पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव 43 का नंबर है। हाँ, और ये कहाँ चला जाएगा? बिल्कुल सही आपने फरमाया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर चला जाएगा। क्लियर होती है बात ये? मुझे बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आती है भाई सब लोगों को? क्लियर है? एक चीज और आ गई सवाल में, जरा देख लेते हैं इसको। एग्जामिनर कह रहा है जी, गुडविल वॉज रिकग्नाइज्ड, बहुत शुक्रिया आपका। However, poor trading conditions resulted in the recognition of impairment loss of 15,000 in December 2018। एक impairment of goodwill हुई है 15,000 की in December 2018। इस impairment का हमसे कोई लेना देना? इस impairment का हमसे कोई लेना देना? Impairment loss is a non-cash expense। अगर ये नॉन कैश एक्सपेंस है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर एड बैक हो जाएगा। इज इट क्लियर? It will be added in operating profit. It will be add back in cash flow from operating activities. Clear? डन हो गई जी बात? अगर आपको इतनी बात समझ में आती है ना, तो एग्जामिनर भाई कुछ भी नहीं कह रहा है 12 मार्क के लिए ना कुछ ना करो, मेरे को स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना के दिखा दो। अरे हम बना देते हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात थोड़ी है यार, अभी बना देते हैं। देखिए, आपके पास एग्जाम के अंदर क्या होगा कि प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट एक आएगी, ठीक है ना? उस प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट के अंदर आपने अच्छी या बुरी बातें, यानी आपने प्लस माइनस करना होगा। तो जैसे एग्जाम में करेंगे ना, वैसे ही मेरे साथ भी करें। मिसाल के तौर पे वही स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो अभी अभी हम पढ़कर आए हैं, वही स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो अभी अभी हम पढ़कर आए हैं वो आपके सामने है। इसके अंदर एडजस्टमेंट्स करना स्टार्ट करें। किसी को एडजस्टमेंट्स याद है? आप शुरू से देखना स्टार्ट करें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही था, डेप्रिसिएशन सही था, लॉस ऑन सेल ऑन पीपीई सही था, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस में मसला था आपको। इंटरेस्ट एक्सपेंस में मसला था आपको, याद है ना? तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पे एक कॉलम बनाता हूँ, इस पे लिख देता हूँ एड बैक। और एड बैक तो नहीं है टेक्निकली, ये है करेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। करेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस इन्होंने खामखाई में एड बैक किया हुआ है, हम इसको लेस कर देते हैं। मैं -25 यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर हो गई बात? ही -25 हो गया, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा इम्पैक्ट। इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो कि आप कहते हैं सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नहीं थी, आप कंसिडर कर लीजिएगा। सोचिए, अभी अभी किया है हमने, बिल्कुल अभी अभी। क्या था? इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट ऑन गुडविल, यहां भी लिख दें करेक्शन। इम्पेयरमेंट ऑन गुडविल नॉन कैश चीज है, एड बैक कर देंगे। कितनी थी इम्पेयरमेंट बाय द वे? 15,000। यहाँ 15 लिखते हैं। इम्पेयरमेंट ऑन गुडविल एड बैक हो गया। और कोई ऐसी चीज जो कि हमें यहाँ पे एडजस्ट करनी चाहिए? डेप्रिसिएशन ऑलरेडी है, लॉस ऑन सेल ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑलरेडी है। और कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो कि हमें करनी चाहिए? अभी तक तो कुछ नहीं है, फिर बाकी तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं। ठीक हो गया भाई। इसके बाद हम चलें तो यहाँ पे याद है आपको ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लिखी हुई थी? अच्छा, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में एग्जामिनर ने ओपनिंग माइनस क्लोजिंग तक तो कर लिया था। क्या नहीं किया था? क्या नहीं किया था उसने? एक्विजिशन वाला काम नहीं किया था। तो हमें तो सिर्फ एक्विजिशन वाला मामला करेक्ट करना है। हाँ, हमें तो एक्विजिशन वाला मामला करेक्ट करना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो नाम आपने प्रपोज किया मैं वही लिख देता हूँ, एक्विजिशन एडजस्टमेंट। नाम कुछ भी लिख लें ऊपर, उससे कोई आपको कोई ऑस्कर नहीं मिलेगा, लेकिन एक्विजिशन एडजस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। जो कंपनी आपने एक्वायर की है उसको एक्वायर करने से आपके पास कुछ वर्किंग कैपिटल के आइटम्स आए हैं और सबको नॉन कैश माना जाएगा। तो क्या होता था फॉर्मूला? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस एक्विजिशन। तो आपने एक्विजिशन में 30 ऐड करना है, इन्वेंट्री में रिसीबल्स में ऐड करना है 25। हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्विजिशन इन्वेंट्री में कितना था? 30। और रिसीबल्स में था +25। पेबल्स में कितना ऐड करना है? 17। अच्छा, आपको याद है ना मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था? क्या बताया था? याद है किसी को? 3 लफ्ज थे, TTR, 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 ट्रस्ट, ट्रस्ट एंड रिवर्स।
याद है ना? तो हम क्या किया करते थे, लाइबिलिटी साइड के ऊपर हमेशा लॉजिक्स उल्टी किया करते थे, लाइबिलिटी साइड के ऊपर हमेशा लॉजिक्स उल्टी किया करते थे। तो आपको पेबल्स में 17 ऐड करना है, क्योंकि अल्टीमेट इंपैक्ट इसका रिवर्स का आना चाहिए। अल्टीमेट इंपैक्ट इसका रिवर्स का आना चाहिए है। 17 ऐड नहीं करूंगा मैं, 17 लेस ही करूंगा। वैसे तो जब पेबल्स की वर्किंग अगर हो रही होती ना, तो हम फॉर्मूला लगाते ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस एक्विजिशन। हाँ, लेकिन अब प्लस एक्विजिशन का इंपैक्ट हमने आगे चल के रिवर्स ही करना था, जो भी इंपैक्ट आता उसको रिवर्स ही करना था। तो अब मैं यहां पे भी प्लस एक्विजिशन में 17 प्लस नहीं कर रहा, बल्कि माइनस में लिख रहा हूं। माइनस का मतलब मैंने रिवर्स का इंपैक्ट ले लिया उसके अंदर। क्लियर होती है बात? ये डन है ना भाई? सबको समझ में आ रही नहीं आ रही? ये कंफ्यूज नहीं हो जाना इसके अंदर। यानी आसान जबान के लिए जो छोटे मोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने पोले 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 बच्चे हैं, उनको मैं बोलूंगा एज इट इज ले लो बस। एज इट इज, ट्रस्ट ट्रस्ट रिवर्स अगर आपको याद है, तो 17 ऐड नहीं करना, मैंने 17 को नेगेटिव साइन के साथ लिया है ताकि रिवर्स का इंपैक्ट ऑलरेडी आ जाए। क्लियर हो गई बात? ये काम हो गया। अच्छा, फिर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्सेस पूरे सवाल में कहीं गिवन नहीं है। इनकम टैक्सेस पूरे सवाल में कहीं भी गिवन नहीं है। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बना लूँ ना, तो एक टोटल का, या टोटल तो अजीब सी बात है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ करेक्टेड एसओसीएफ। अब जो करना है इस आखिरी कॉलम से पहले पहले ही करना है, ऑब्वियस सी बात है। तो कितना होगा भाई? ये 387 एज इट इज आ जाएगा, ये 47 और ये 12 एज इट इज आ जाएगा, ये 25 क्या हो गया? जीरो हो गया, और ये 15 आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद जरा मुझे बताना इसका टोटल कितना बन रहा है। टोटल कितना बन रहा है जरा बताना। 387 प्लस 47 प्लस 12 प्लस 0 प्लस 14, दिस इज 461। एक्सेलेंट। ठीक है। इस 461 के बाद जरा देखना, इस 461 के बाद देखना, 13 में 20 ऐड करना है मेरे को, 25 में प्लस 25 करना है, ये तो जीरो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो जीरो हो गया। -31 -17 हो जाएगा -48, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। और -13 प्लस 30 करना, जरा कितना आ रहा है? आई गेस 17 पॉजिटिव। बिल्कुल सही है, 17 पॉजिटिव। हम्म। तो आप जरा मुझे बता दें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर इनकम टैक्सेस, या इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी कह सकते हैं, क्योंकि टैक्सेस कहीं है नहीं। तो जरा मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है इनका। तो टोटल आ गया जी इसका, टोटल आ गया जी इसका 430। ठीक है, ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया जी खत्म। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो हमारे पास एक नेक्स्ट हेड गिवन है, विच इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा सही था, इसके अंदर कोई मसले की बात नहीं है। क्लियर? इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट गिवन है पेमेंट टू एक्वायर सब्सिडरी। पेमेंट टू एक्वायर सब्सिडरी, ये आपको मालूम है कि हमने पेमेंट टू एक्वायर सब्सिडरी नहीं रखना था। पेमेंट टू एक्वायर सब्सिडरी नहीं रखना था, इसकी जगह हमने कुछ और रखना था। क्या रखना था? हम्म। क्या रखना था भाई इसकी जगह? हमने रखना था नेट कैश पेड टू एक्वायर एस कंपनी। नेट कैश पेड टू एक्वायर एस कंपनी। कितना है भाई नेट कैश पेड टू एक्वायर एस कंपनी? आपको मालूम है आपने दो काम करने पड़ेंगे यहाँ पे। पहली बात तो ये जो इसने 273 रखा हुआ है ना, इस 273 को हटाना पड़ेगा। एक तो आपको इस 273 को हटाना पड़ेगा। आप 273 को कैसे हटाओगे? -273 को हटाने के लिए यहाँ पे +273 कर दो, ताकि अल्टीमेट इंपैक्ट जीरो हो जाए, +273। हम्म। दूसरा क्या करना पड़ेगा भाई आपको? दूसरा ये करना पड़ेगा कि नेट कैश पेड टू एक्वायर सब्सिडरी लिखना पड़ेगा, जो कि हमने स्पेसिफिकली कैलकुलेट किया था, +43। +43। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं +43। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट चीज जो थी वो थी इनकम फ्रॉम एसोसिएट 21। हमने इनकम फ्रॉम एसोसिएट यहाँ पे लिखनी थी या कुछ और लिखना था? बताइएगा जरा सब लोग। हमने इनकम फ्रॉम एसोसिएट यहाँ पे लिखनी थी या कुछ और लिखना था? वेरी गुड, हमने लिखना था डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट। मैं एक काम करता हूँ,
यहाँ पे अच्छा मैंने सॉरी गलत कॉलम के अंदर लिख दिया है भाई, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ वरना आप लोग बाद में बोलेंगे +273 और +43 और यहाँ पे आ जाएगा डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी के अंदर पहली बात ये 21 नहीं आएगा तो 21 माइनस, यहां लिख देता हूं डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी। कितना था भाई डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी? नीचे वर्किंग की थी ना एसोसिएट्स की, 18। 18 तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 नहीं आएगा और 18 आ जाएगा। ओके, फिर प्यारे बच्चों और कोई ऐसी चीज है जो कि मुझे यहाँ पे करना जरूरी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इतना ही दिया हुआ है हमको इस सवाल के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फाइनेंसिंग दी हुई नहीं है। तो और कोई चीज जो कि यहाँ पे करनी चाहिए? एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वर्किंग के अंदर एक्विजिशन वैल्यू थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, ये भी करना है, इसको भी कर लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। एक्सेल होती तो मैं एक रो ऐड कर लेता है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास एक्सेल नहीं है ना, तो मैं एक रो ऐड नहीं कर सकता यहाँ पे। तो मैं इसको मिटा के लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ भाई? एक्विजिशन या परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 361। तो यहां भी लिख देते हैं जरा, एक्विजिशन ऑफ पीपीएनई कैश के ऊपर कितनी है भाई? 361। तो हम यहाँ पे 361 माइनस के अंदर लिखेंगे, याद रखिएगा परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज एन आउटफ्लो फॉर द बिजनेस, राइट। सब कुछ कर लें तो जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का टोटल बता दें भाई किस तरह बनेगा। यहां पे आ जाएगा 18 पूरा पूरा, ये -273 +273 जीरो हो गया। इसी जगह नेट कैश पे टू एक्वायर सब्सिडरी आ जाएगा विच इज 43। इनकम फ्रॉम एसोसिएट, इनकम फ्रॉम एसोसिएट कितना हुआ? 0। इसकी जगह आ गया डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी, ये आ गया 18। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आ गया 361 माइनस, मुझे को बताएगा टोटल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना है? विच इज 282 नेगेटिव। क्लियर होती है बेटा सबको ये बात? मुझे बताइए, सब लोगों को बात समझ में आती है, क्लियर है, कोई मसले की बात तो नहीं है? दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 282 नेगेटिव। डन, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व द आंसर। क्लियर हो गई बेटा सबको ये बात? डन है। तो बस यहाँ पे आके हमारा सवाल खत्म हो जाता है। देर आर हाईली लाइकली चांसेस, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली अटेम्प्ट्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज टेस्ट हो सकता है। अगर हो सकता है तो कुछ ऐसा ही सवाल आएगा, मोस्ट लाइकली ऐसा ही कोई सवाल आएगा अगर आया स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज तो हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं इस बार, तो वो चेंजेस एडजस्ट होना करना आनी चाहिए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी।